नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। वो क्वेश्चन है 2020 में पेश किए गए 3 कृषि कानूनों के बारे में आपका क्या आकलन है, जिन्हें बाद में सरकार ने निरस्त कर दिया था। व्हाट इज योर असेसमेंट ऑफ द 3 फार्म लॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2020 विच वर सब्सिक्वेंटली रिपील्ड बाय द गवर्नमेंट। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। भारतीय सरकार द्वारा 2020 में लाए गए 3 कृषि कानून, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया, कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास थे, लेकिन किसानों के व्यापक और दृढ़ विरोध के कारण इन्हें निरस्त करना पड़ा। पृष्ठभूमि और उद्देश्य। सरकार का दृष्टिकोण। सरकार का तर्क था कि ये कानून किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए अधिक विकल्प प्रदान करेंगे, निजी निवेश को आकर्षित करेंगे और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाएंगे। दोस्तों, हम देख लेते हैं कि ये 3 कानून क्या थे। तो उसमें सबसे पहला कानून था, वो था कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसका उद्देश्य। इस कानून का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी मंडियों के बाहर बेचने की स्वतंत्रता देना था। इसमें राज्य के भीतर और अंतर राज्य व्यापार को बढ़ावा देना, ई ट्रेडिंग की सुविधा देना और मंडी शुल्क से छूट देना शामिल था। इसमें सरकार का तर्क था कि इससे किसानों को बेहतर कीमतें मिलेंगी और बिचौलियों का एकाधिकार खत्म होगा। दूसरा कानून, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। उद्देश्य। यह कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनुबंध खेती के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करता था। इसमें किसान कृषि व्यवसाय फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ पूर्व निर्धारित मूल्य पर भविष्य की उपज बेचने के लिए अनुबंध कर सकते थे। सरकार का तर्क। इससे किसानों को बाजार की अनिश्चितता से बचाया जा सकेगा, उन्हें बेहतर इनपुट और प्रौद्योगिकी तक पहुंच मिलेगी और उनकी आय बढ़ेगी। तो तीसरा कानून था, वो था आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। उद्देश्य। इस कानून में अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान था, सिवाय युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि या गंभीर प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों के। सरकार का तर्क। इससे निजी निवेशकों को कृषि क्षेत्र में भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे बर्बादी कम होगी और मूल्य अस्थिरता नियंत्रित होगी। दोस्तों, अब हम इन कानूनों का मूल्यांकन कर लेते हैं, जिसमें इसके समर्थन और विरोध के मुख्य बिंदु हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इसके समर्थन में तर्क, जो कि मुख्य रूप से सरकार और कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए हैं, वो पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अधिक विकल्प और प्रतिस्पर्धा। इन कानूनों से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक खरीदार और बाजार मिलते, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य मिल सकता था। बिचौलियों से मुक्ति। एपीएमसी मंडियों के बाहर व्यापार की अनुमति मिलने से बिचौलियों पर किसानों की निर्भरता कम हो सकती थी। निजी निवेश और आधुनिकीकरण। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और आवश्यक वस्तु अधिनियम में ढील से कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिलता, जिससे भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण इकाइयों में सुधार होता। जोखिम हस्तांतरण। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसानों के लिए बाजार और मूल्य जोखिम खरीदारों को हस्तांतरित हो जाता। मूल्य स्थिरीकरण। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से जमाखोरी पर अंकुश लगता और आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता आती। विरोध में तर्क, जो कि मुख्य रूप से किसान संगठन और विपक्षी दल ने दिए थे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है न्यूनतम समर्थक मूल्य, यानी कि एमएसपी का डर। किसानों को सबसे बड़ा डर यह था कि ये कानून धीरे धीरे एमएसपी प्रणाली को खत्म कर देंगे और उन्हें बड़े कॉरपोरेशन की दया पर छोड़ देंगे। हालांकि कानूनों में एमएसपी का सीधा उल्लेख नहीं था, लेकिन किसानों को लगा कि एपीएमसी मंडियों को कमज़ोर करने से सरकारी खरीद कम हो जाएगी, जिससे एमएसपी अप्रासंगिक हो जाएगी। अगला पॉइंट है कॉरपोरेट नियंत्रण और शोषण। किसानों को आशंका थी कि ये कानून कृषि क्षेत्र को बड़े कॉरपोरेट के हवाले कर देंगे, जिससे छोटे किसानों के पास मोलभाव करने की शक्ति कम हो जाएगी और वे बड़े खिलाड़ियों द्वारा शोषण का शिकार होंगे। अगला पॉइंट है विवाद समाधान तंत्र। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत विवाद समाधान तंत्र को लेकर भी किसानों को चिंता थी, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी कंपनियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। एपीएमसी मंडियों का कमज़ोर होना। किसानों को चिंता थी कि मंडी शुल्क हटाने और मंडियों के बाहर व्यापार की अनुमति देने से एपीएमसी मंडियां कमज़ोर हो जाएंगी, जिससे उन्हें अपनी उपज बेचने का एक विश्वसनीय मंच खो जाएगा। अगला पॉइंट है राज्य सरकारों के राजस्व का नुकसान। राज्य सरकारों को एपीएमसी मंडियों से मिलने वाले शुल्क का नुकसान होता, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति प्रभावित होती। परामर्श की कमी। किसानों और हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श के बिना इन कानूनों जल्दबाजी में पारित करने को लेकर भी व्यापक असंतोष था।
अगला पॉइंट है खाद्य सुरक्षा पर संभावित प्रभाव। आलोचकों का मानना था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में ढील से जमाखोरी बढ़ सकती है और खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। दोस्तों, अब हम सरकार द्वारा निरस्त करने का जो निर्णय है उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। सरकार ने अंततः किसानों को 1 साल से अधिक समय तक चले व्यापक और दृढ़ विरोध प्रदर्शनों के बाद इन कानूनों को नवंबर 2021 में निरस्त कर दिया। इस निर्णय का मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है लोकतांत्रिक दबाव की जीत। यह निर्णय भारत जैसे लोकतंत्र में जनशक्ति और संगठित विरोध प्रदर्शनों की शक्ति को दर्शाता है। किसानों ने एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाया और अपनी मांगों को मनवाया। अगला पॉइंट है सरकार की स्वीकार्यता में कमी। सरकार इन कानूनों के लाभों को किसानों को समझाने में विफल रही, जिससे अविश्वास पैदा हुआ। किसानों को लगा कि ये कानून उनके हितों के खिलाफ है और सरकार उनके डर को दूर नहीं कर पाई। अगला पॉइंट है राजनीतिक अनिवार्यता। आगामी राज्य चुनावों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और पंजाब को देखते हुए सरकार के लिए इन कानूनों को वापस लेना एक राजनीतिक अनिवार्यता बन गई थी, ताकि किसानों के बीच बढ़ते असंतोष को शांत किया जा सके। अगला पॉइंट है कानून बनाने की प्रक्रिया में कमी। आलोचकों ने तर्क दिया कि कानूनों को संसद में पर्याप्त बहस और संसदीय समिति की जांच के बिना जल्दबाजी में पारित किया गया था, जिससे विरोध और बढ़ा। यदि अधिक व्यापक परामर्श होता और बहस होती तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। कृषि सुधारों पर अनिश्चितता। इन कानूनों को वापस लेने से कृषि क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता पर एक सवालिया निशान लग गया। यद्यपि सुधार आवश्यक है, लेकिन उनकी प्रकृति और कार्यान्वयन का तरीका अभी भी एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि किसानों का विश्वास जितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब हम इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं। 2020 के कृषि कानून कृषि क्षेत्र को उदार बनाने और निजी निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास थे, जिनका उद्देश्य सैद्धांतिक रूप से किसानों की आय बढ़ाना था। हालांकि इनके कार्यान्वयन का तरीका, एमएसपी और मंडी प्रणाली पर किसानों की गहरी चिंताएं और सरकार द्वारा विश्वास स्थापित करने में विफलता के कारण ये कानून सफल नहीं हो सके। यह घटना दर्शाती है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहाँ कृषि एक जीविका का साधन होने के साथ साथ एक सामाजिक आर्थिक पहचान भी है, कोई भी बड़ा सुधार किसानों को विश्वास में लिए बिना और उनके हितों की रक्षा के लिए ठोस आश्वासन दिए बिना सफल नहीं हो सकता। निरस्तीकरण भारतीय लोकतंत्र में किसानों की आवाज़ और उनके विरोध प्रदर्शनों की शक्ति का एक मजबूत उदाहरण पेश करता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक। 2020 में पेश किए गए 3 कृषि कानूनों के बारे में आपका क्या आकलन है, जिन्हें बाद में सरकार ने निरस्त कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।